आज बात करते हैं अपन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का एक्ट है। और मनी लॉन्ड्रिंग अपन को ओवरऑल इसका जो मतलब है वो तो क्लियर ही है कि मनी लॉन्ड्रिंग कब लोग करते हैं, जब एक्सेस ब्लैक मनी किसी के पास बढ़ जाता है ना, तो वो कुछ करके क्या करके वो अपन पूरे चैप्टर के द्वारा समझेंगे। तो वो वाइट ब्लैक मनी को वाइट में कैसे कन्वर्ट करता है और उसके लिए सरकार क्या प्रिवेंशंस लेकर आई है, तो वो इस पूरे एक्ट में बताया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में। ठीक है, लेटेस्ट ही है, मतलब 2000 से बाद के जितने भी एक्ट होते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और एक सरकार समझ के नए एक्ट लाती है, तो एक तरीके से अच्छा एक्ट है और अपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Money and crime are related to each other. Crimes are done because lot of money is involved in it. Money created by crimes when converted into white money is known as money laundering. ठीक है, जैसे अपन ने बात करी, converted into white money is known as money laundering. Money created by crimes यानी कि काला धन when converted into white money is known as money laundering. ठीक है, the purpose and object of the act is prevention of money laundering, which simply means conversion of ब्लैक मनी इंटू वाइट मनी। ब्लैक मनी बोले तो टेंटेड मनी और वाइट मनी बोले तो अनटेंटेड मनी, मतलब अनटेंटेड मनी को कन्वर्ट करता है अनटेंटेड मनी में, और सिंपली यही कहा गया है इसके अंदर। ठीक है, ब्लैक मनी इज जनरेटेड इन लार्ज स्केल फ्रॉम वेरियस क्राइम्स। दिस ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू वाइट मनी सो दैट इट कैन बी यूज्ड। Thus, one way to prevent crime to make difficult to convert black money into white money, that is process of money laundering. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस के द्वारा एक तरीके से सरकार ने ये कोशिश करी गई है कि ब्लैक को वाइट करने में थोड़ी सी किसी भी बंदे के ऊपर थोड़ी सी वो ऐसे बोलते हैं ना डिफिकल्टी वो हो जाए, बढ़ जाए थोड़ी सी। द एक्ट इज फिर भी आसानी से होती है, कोई अपने को वो हुआ है, काफ़ी इससे हद तक बेनिफिट हुआ है, पर फिर भी आजकल होती है, कम हो गई है पर होती है। इसके लिए भी और भी बहुत सारे प्रिवेंशंस ला सकते हैं। ठीक है, द एक्ट इज पास्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो देखते हैं एक बार। टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, टू कम्बैट चैनलाइजिंग मनी इनटू इलीगल एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक क्राइम, टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, टू पनिश दोज हु कमिट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू प्रिवेंट, टू कॉम्बैट, टू कॉन्फिस्केट और टू पनिश। प्रिवेंट क्या कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को। कॉम्बैट क्या कर रहे हैं, चैनलाइजिंग मनी इनटू इलीगल एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक। कॉम्बैट यानी कि किसी चीज़ को जब्त करना। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक क्राइम कुछ होता है तो उसके द्वारा अगर कुछ मनी अपन के उस मनी अर्न होता है तो उसको जब्त कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन, उसको जब्त करे हुए पैसों को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, कहाँ उसको उपयोग किया जा सकता है, वो एक तरीके से बताया गया है इसके अंदर। ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं जो भी इसके संबंधित है। टू पनिश दोज हुज कमिट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, जो जिस व्यक्ति ने करा है, हाँ, जिस व्यक्ति ने करा है उसको क्या बोलते हैं, पनिश करा जा सकता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का ना मतलब समझाया हुआ है सेक्शन 3 में। एक्ट बोलता है कि सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a partly वापस सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in any process of activity connected with the proceeds of crime, including its concealments, possession, acquisition or use of projecting or claiming it is an untended property, shall be guilty of offense of money laundering. ठीक है, इन कार्यों को करने के बाद अगर आप इस सब से संबंध रखते हो तो फिर आपको एक तरीके से गिल्टी माना जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में। सेक्शन 4 मतलब तो आपको समझ में आई कि देखो जैसे क्या बोला हुआ है, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, किसी कोई भी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करने की कोशिश करता है या अटेम्प्ट करता है, और नोइंगली किसी व्यक्ति को असिस्ट करता है यानी कि सुझाव देता है या मदद करता है। नोइंगली इज अ पार्टी, खुद ही पार्टी है, और एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस
or actively connected with the process of crime, indulging its concealment, possession, acquisition or use of project or claiming it is an untended property. ठीक है, फिर हम उसको जब्त कर सकते हैं. Shall be guilty of offense of money laundering. Section 4 provides that any person who commits that the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and also be liable to fine. Rigorous imprisonment है 3 साल से लेके 7 साल तक की, not be less than 3 years but may extend to 7 years, और एंड बोला हुआ है, एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन, यानी कि इम्प्रिजनमेंट तो है ही, एंड फाइन भी आएगा आपके ऊपर, मतलब सजा भी भुगतो और जुर्माना भी भरो. However, where the proceeds of crime involved in money laundering relates to any offense specified under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act, the punishment may extend to rigorous imprisonment for 10 years. अपन ने जो पीछे देखा 3 साल से लेके 7 साल तक और उसके साथ जुर्माना, यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस नार्कोटिक ड्रग्स से या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंट एक्ट, ये कोई एक्ट है जो मानसिकता के रिलेटेड है. साइकोट्रॉपिक यानी कि किसी को भी आप नशा करवा के या कुछ कर सकते हो, ठीक है. इसका ये एक्ट ना आएगा अपने पास, आपने आगे आने वाले सब्जेक्ट आने वाले क्या बोलते वीडियोस में आएगा. द पनिशमेंट में एक्सटेंड टू इस नार्कोटिक या ड्रग्स के रिलेटेड, अगर आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि ब्लैक मनी से आपने कुछ ड्रग्स या उस सब में की ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 10 साल तक की, 3 साल तक के लेके उसको बढ़ा के 10 साल तक किया जा सकता है, और उसके साथ साथ फाइन. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी, क्या होता है क्राइम कि कैसे अपन उसको कर सकते हैं वो बताया हुआ है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. जो scheduled में offenses specify करे होंगे, वो कार्यों को करने के बाद ये माना जाएगा कि हाँ इस बंदे ने ये किया है तो ये एक क्राइम माना जाएगा, ठीक है. अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव की गई है या फिर ऑब्टेन करी गई है उस क्राइम से. Proceeds of crime include property not only derived or obtained from the scheduled offense but also any property which may directly or indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity related to scheduled offense. उसके अगर कुछ related भी होगा तो भी उसे अपन proceeds of crime माने जाएगा. अब एक important आंसर आता है process of money laundering, कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को किया जाता है. पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं बन रही यार, थोड़ी सी क्लियर है अभी. प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस काम, क्या उसकी साइकिल है और कैसे वो काम करता है ना, वो बताया गया है. प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस. प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस, नेमली प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन. सबसे पहले तो आपने उसको करा होगा, फिर लेयरिंग यानी कि अपन आगे डिटेल में समझेंगे. लेयरिंग का मेनली तो ये था कि जहाँ पे आप उसको बाइफरफिकेट करते हो या कुछ सेपरेट करते हो वो अपन देखेंगे आगे. और इंटीग्रेशन यानी कि कुछ उसके ऊपर जांच पड़ताल करना या वैसा कुछ, ठीक है. एक बार डिटेल में समझते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ो. द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस, नेमली प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. फर्स्ट इनिशियल और प्लेसमेंट स्टेज. फर्स्ट स्टेज इनिशियल स्टेज और प्लेसमेंट स्टेज, ठीक है. दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल एंट्री ऑफ द डर्टी कैश बोले तो ब्लैक मनी, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस स्टेज सर्व्स 2 पर्पसेस. ये जो स्टेज है ये 2 पर्पस को बताता है मेनली. इट रिलीव्स द क्रिमिनल फ्रॉम होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बल्की ऑफ कैश. इट रिलीव्स द क्रिमिनल फ्रॉम होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बल्की ऑफ कैश, यानी कि किसी के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लैक मनी मिलता है वो बोला है. और दूसरा, इट प्लेसेस द मनी इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम. इट प्लेसेस द मनी इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि जो लीगली पैसा अर्न नहीं किया गया है और फाइनेंशियल सिस्टम या रिकॉर्ड्स के
परे है वो चीज़, ठीक है, जो आपने शो नहीं करी है वो, और वो पैसा आपने अर्न किया और उसकी कोई जगह अगर आपने वहाँ रखी है तो वो एक तरीके से बोला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। एक बार वापस से देखते हैं कि द स्टेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल एंट्री ऑफ द डर्टी कैश और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। दिस स्टेज सर्व्स टू पर्पसेस। द रिलीव्स, इट रिलीव्स यानी कि लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में अगर काला धन आता है तो पता चलेगा कि ये काला धन है। इट रिलीव्स द क्रिमिनल फ्रॉम होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बल्की ऑफ कैश। इट प्लेसेस द मनी इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम, कि कहाँ से आया था, कहाँ को यूज़ किया गया है और किस किस प्रकार से उसको अपन ने वाइट करने की कोशिश करी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें इनिशियल स्टेज में पता चलती हैं। द प्लेसमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ, द प्लेसमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। एग्जाम्पल, कैश कुड बी पैक्ड इनटू अ सूटकेस और स्मगल्ड टू अ कंट्री, और द लॉन्ड्रर कुड deposit small amount of cash in banks of defeat reporting their hold laws, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बोला है कि कैश कुड बी पैकेज इनटू द सूटकेस एंड स्मगल्ड टू अ कंट्री, आपने किसी बक्से में या किसी सूटकेस में कैश भर दिया और उसको स्मगलिंग के द्वारा या लॉन्ड्रर्स के द्वारा उसे कहीं कहीं अपन ने दे दिया, ठीक है, दूसरे कंट्री में। और द लॉन्ड्रर्स कुड डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। अभी मेरे पास 1000 करोड़ है, ठीक है, 1000 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया। मान लो एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 100 करोड़ है जो मेरा, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, काला धन है वो, ठीक है। और ब्लैक मनी वो जो 1000 करोड़ है, ये अपना 100 करोड़ है या 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ है, उसको मैं अगर डायरेक्टली कहीं जमा करवाता हूँ, बैंक में डिपॉजिट करवाता हूँ, तो आसानी से किसी की भी, अगर तुम 10 लाख भी जमा करवाओ ना तो तुम कहीं ना किसी की नज़र में आ ही जाते हो कि भाई इतना सारा कहाँ से जमा कर दिया। ये तो अपन 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 करोड़ की अगर आपने डिपॉजिट करवाया तो पता चल जाएगा। और वहीं आप उसे 10-10 हज़ार करके, या कहीं आपने कर लिया 1 लाख कर लिया, या कहीं कहीं कुछ ऐसे ऐसे करके स्मॉल अमाउंट्स में उसे कहीं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा या बैंक में डिपॉजिट किया, तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा कि कहाँ पैसा है और कैसा पैसा है। तो ऐसे ऐसे करा जा सकता है, ठीक है। पहले तो इन लोगों ने ये बताया कि कैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, उसके बाद इसके बताएंगे कि प्रिवेंशन क्या क्या है और गवर्नमेंट क्या क्या इसके लिए उपाय निकाल के आ रही है। इनिशियल स्टेज में ये होता है, ठीक है, कि एक बल्क में कैश, और मैंने शायद ये बोला कि इट रिलीव्स, लोगों पता चलता है, पर इसका मेन उद्देश्य ये वाले आंसर का ये है कि इनिशियल स्टेज में कैसे कि आप करते हो, ठीक है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करता है। मतलब जैसे मेरे पास ब्लैक मनी है तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूँगा ना वाइट मनी में, ये वो आंसर है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक क्या बोलते, वो बंदा करता है जिसके पास काफ़ी पैसा है ब्लैक मनी के तौर पे। फिर आता है सेकेंड स्टेज, दैट इज लेयरिंग स्टेज। आफ्टर प्लेसमेंट कम्स द लेयरिंग स्टेज, समटाइम्स रेफर टू एज स्ट्रक्चरिंग। कैसे उसको आप, वो कहते हैं ना मोल्ड, आप कैसे उसको उस आकार देते हो, कैसे उस काले पैसे को आकार देते हो कि वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो काला धन है, ठीक है। लेयरिंग स्टेज काफ़ी, इसमें भी यार बड़ा दिमाग लगता है, तो करने वाला भी काफ़ी सोच समझ के करता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द लेयरिंग स्टेज इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। बोला जैसे कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स, एंड अभी देखो आप, मेरे पास इतना सारा पैसा है, अब मैं उसको कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ और कैसे कैसे लगा रहा हूँ कि किसी की नज़र में नहीं आऊँ। चोरी करने वाला पापी नहीं होता, चोरी करके इंसान अगर पकड़ा जाता है तो वो बड़ा पापी होता है, ठीक है। यही एक तरीके से इसमें कहा गया है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फंड्स। द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस स्टेज इज टू सेपरेट द डर्टी मनी फ्रॉम इट्स सोर्स, ठीक है। कहाँ से आप उसको, कहाँ से वो मेन सोर्स था उसको कैसे आप हटा सकते हो और कानून की नज़र से उसको दूर कर सकते हो ना, ये इसके अंदर लेयरिंग स्टेज के अंदर मेन काम होता है। दिस इज डन बाय द sophisticated layering of financial transaction that obscure the audit trail and sever the link with the original crime. वापस पढ़ते हैं। This is done by the sophisticated layering or financial transaction that obscure that
audit trail and serve and sever the link with the original crime. एग्जाम्पल दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं. एग्जाम्पल, द मनी लॉन्ड्रर्स मूव फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर and then divide them into investment placed in advanced financial options or overseas market. क्या बोला हुआ है कि जो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं ना, मान लो मेरे केस में यहाँ पे मैं मनी लॉन्ड्रर जो है वो मैं हूँ, ठीक है. मनी लॉन्ड्रर मूव्स फंड्स, मैंने इलेक्ट्रॉनिकली दूसरे कंट्रीज़ में फ़ंड ट्रांसफ़र किया एंड देन डिवाइड इनटू इन्वेस्टमेंट, और उसे कहीं मैंने इन्वेस्ट कर दिया. तो अब किसे क्या पता चलेगा, मैंने तो कुछ अमाउंट में किया है ना. मूव फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मूव फंड्स लिखा हुआ है, मैंने कुछ प्रकार से, मतलब कहीं इतना भेजा कहीं इतना भेजा, तो ऐसे करके उसको मैंने बाइफरफिकेट कर दिया. देन डिवाइड देम इनटू इन्वेस्टमेंट प्लेस्ड इन एडवांस फाइनेंशियल ऑप्शंस और ओवरसीज मार्केट. ओवरसीज मार्केट बोले तो दूसरे कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट में मैंने लगा दिया, ठीक है. तो यहाँ पे ये सारा पैसा बट गया. पहले तो मैंने कहाँ से लेकर आया, बल्कि ऑफ कैश और ये सब था, लेजिटिमेटेड जो मैंने छुपा के किया है वो सब. फर्स्ट स्टेज था इनिशियल स्टेज, जहाँ पे कैश कुड बी पैकेज्ड इनटू अ सूटकेस स्मगलिंग के द्वारा, या उसको कहीं से अपन ने कहीं से भी XYZ जगह से ब्लैक मनी अपन के पास है, और उसके बाद उसकी अपन ने लेयरिंग करी. उसको अपन ने लेयरिंग बोले तो कि जैसे 1 करोड़ है ना, तो 10 लाख कहीं और है, 5 लाख कहीं और है, 1 लाख कहीं और है, 3 लाख कहीं और है. ऐसे जितने आप लेयरिंग करोगे ना, उतनी वो लेयर बनती जाएगी और उतने आप के पकड़े जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है. ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था कि मेरे पास कोई अगर पुलिस आती है तो बोलती है कि मेरे पास नहीं पुलिस आई, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास क्यों पुलिस आएगी, ठीक है. मैंने किसी XYZ पर्सन के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाए, ठीक है. अब उस बंदे को मैंने बोला कि ये पैसा तूने इस प्रॉपर्टी पे लगाना है, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए उसने 5 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी पे लगाए, और बाकी के 5 लाख रुपए उसने मान लो गोल्ड में लगाए, ठीक है. तो अब जब किसी के ऊपर भी शक आता है, मान लो किसी को गवर्नमेंट के ऑफिसर को पता चलता है कि ये जो इसके पास पैसा आया है ना, वो कहीं किसी और के द्वारा आया है, मान लो मेरे द्वारा आया है, पर उन लोगों को ये नहीं पता है कि मेरे द्वारा आया है, उन लोगों को मेरे तक पहुंचना है. पर मैंने ऐसी लेयरिंग करवाई है कि उसने जो 10 लाख है, तो उसको ये बोलना है कि ये जो 10 लाख था ना, तो 10 लाख में से मेरा जो ये 5 लाख है वो किसी फलानी FD में आया. तो अब वो वहाँ पे पता करेंगे कि हाँ यहाँ से FD में आया है इसके पास पैसा. अब वो वहाँ पे जाएंगे, बोलेंगे कि इसने FD करवाई थी, तो पता चल गया कि हाँ FD करवाई थी, इसने सच बोला. फिर इसको पूछेंगे कि तूने जो FD में पैसा लगाया तो वो FD का पैसा कहाँ से आया. फिर उसको बोलेंगे कि यार मेरी पुरानी गाँव की क्या बोलते एक ज़मीन थी, और वहाँ से मेरे को कुछ अमाउंट मिली थी, तो ये मैंने FD करवा ली थी, और FD करवा के फिर यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया. तो उन लोगों ने फिर गांव में गए, बोले कि हाँ ये बराबर था, और तहसीलदार वगैरह से सबसे पूछा, बोले कि हाँ ठीक है, इसको वहाँ से पैसा थोड़े अमाउंट में मिला था. फिर बोले कि वहाँ पे क्या बोलते फिर बाकी का जो 5 लाख था उसका तूने, वो वाले 5 लाख कहाँ से आए, तो उसका तूने गोल्ड लिया था. तो बोलना कि इसका हम लोगों ने कुछ सालों पहले हमारे दादाजी ने स्टॉक्स ले रखे थे, और उसको हमने अभी उसको करवा दिया, डिस्पोज करवा दिया, और उसको फिर 5 लाख करके ऐसे हमने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया. तो फिर वो लोग वहाँ जाएंगे कि हाँ इसके दादाजी थे और वैसे थे. और ये चीज़ मैं अश्योर करूँगा कि हाँ जो ये बोल रहा है ना बंदा, जिसको मैंने 10 लाख रुपए दिए थे, तो वो सारे काम पक्के होने चाहिए कि हाँ जो बोल रहा है कि हाँ दादाजी ने शौक लिए थे, तो वो कहाँ से, वो तो अभी सेबी रजिस्टर्ड है ना, तो वो अपन को सारे अकाउंट्स और वो सब जगह पे करवाने पड़ेंगे. उसकी सेटिंग होती है. अगर देखो मेरे पास इतना पैसा है ना, तो मेरे पास इतनी तो पहचान होगी कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके ये कर दूंगा, ठीक है. और मान लो मैंने कर दिया, तो अब वहाँ पे अपन ने उसकी लेयरिंग कर दी कि हाँ पहले यहाँ गया था, फिर यहाँ गया था, फिर ये यहाँ से पैसा आया है, तो उसको बोलते हैं लेयरिंग स्टेज. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मोस्ट कॉम्प्लेक्स कहा गया है, क्योंकि अपन को पूरा दिमाग लगा के ये पक्का करना है कि अपन पकड़े नहीं जाए, ठीक है, बराबर. अभी है लास्ट स्टेज, इंटीग्रेशन स्टेज. Integration stage, the final stage of the money laundering process is termed as the integration stage.
इट इज द इंटीग्रेशन स्टेज वेयर द मनी इज रिटर्न टू द क्रिमिनल फ्रॉम द, देखो क्या बोला है कि द इंटीग्रेशन स्टेज, हाँ हाँ ठीक है हाँ, इट इज द इंटीग्रेशन स्टेज वेयर द मनी is returned to the criminal from what seem to be legitimate source. Here the launderer integrates money into financial system or economy. In this stage the funds re-enter the legitimate economy. ठीक है बराबर. इस पॉइंट में क्या बोला कि इंटीग्रेशन स्टेज में ये होता है कि पहले तो क्या हुआ था, पैसा आया था काले धन के तौर पे, उसको मैंने फिर लेयरिंग करी. अब लेयरिंग के बाद इंटीग्रेशन स्टेज में ये है कि जो वो लेयरिंग करने के बाद जो पैसा इधर उधर बटा ना, उसे वापस से इकोनॉमी के अंदर डाल दिया जाएगा और वो एक तरीके से वाइट मनी के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा. समझ रहे हो आप? वाइट मनी, पहले तो ब्लैक मनी आया, उसकी अपन ने लेयरिंग कर दी. अब वो लेयरिंग करके अपन ने इधर उधर इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक्स में लगाया, गोल्ड खरीदा, तो अब वो जाएगा वापस से, एक टर्म यूज़ किया था ना, लेजिटिमेट सोर्स, यानी कि एक तरीके से लीगली वो पक्का हो जाएगा, कच्चा पैसा पक्का हो जाएगा. कच्चा बोले तो काला धन, पक्का बोले तो अपना ये वाइट मनी, तो कच्चा पैसा पक्का हो जाएगा. ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या बोला है कि देखो, हियर द लॉन्ड्रर्स, पहला लाइन, इट इज द इंटीग्रेशन स्टेज वेयर द मनी इज रिटर्न टू द क्रिमिनल फ्रॉम व्हाट सीम्स टू बी लेजिटिमेट सोर्स. ठीक है, क्रिमिनल के द्वारा इसे लेजिटिमेट सोर्स के अंदर बांट दिया जाता है ताकि ये ब्लैक मनी वाइट हो जाए. कैसे कि हियर द लॉन्ड्रर्स इंटीग्रेट्स मनी इनटू फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमी में वापस आ जाता है. इन द स्टेजेस फंड्स री एंटर द लेजिटिमेट इकोनॉमी. द लॉन्ड्रर्स माइट चूज टू इन्वेस्ट द फंड्स, देखा अपन ने, इनटू रियल एस्टेट, लग्जरी एसेट्स और बिजनेस वेंचर्स. कहीं अपन ने बिजनेस में लगा दिया, यहाँ क्या उसको बांट के इतना बांट दिया कि अब कोई उसको पकड़ ही नहीं सकता. ठीक है, अभी अगर कोई व्यक्ति छोटे अमाउंट में कहीं इन्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट तो ये बोलेगी ना, हाँ यार ठीक है, अपनी मेहनत का पैसा है और चलने दो जैसा चल रहा है और कुछ लोचा लपाटा नहीं है, और लगेगा तो फिर पूछेगी तो अपन ने इतना तो पक्का कर रखा है कि वो अपन को नहीं पकड़ सकती. ओके, चलो आगे है. ये आंसर क्लियर हो गया होगा मोस्टली. 3 स्टेज है, इंटीग्रेशन स्टेज, फिर आया था अपना, नहीं दूसरा स्टेज है इंटीग्रेशन, नहीं एक मिनट, इंटीग्रेशन स्टेज लास्ट स्टेज है. इनिशियल स्टेज इज फर्स्ट स्टेज, प्लेसमेंट स्टेज, और इंटीग्रेशन स्टेज पहला स्टेज. इनिशियल और प्लेसमेंट स्टेज इज फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज है अपना लेयरिंग स्टेज, और दूसरा है इंटीग्रेशन स्टेज. ओके जी, दूसरा जो आंसर है अपना, ये इम्पोर्टेंट आंसर है तो आप इसको मार्क करके लिख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूछा जा सकता है. हाँ, इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन डेवलपमेंट. इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग के डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंसर है और ये भी पुराने एग्जाम्स में पूछा गया है. ठीक है, impact of money laundering on development. Economies with growing or developing financial centers but inadequate controls are particularly vulnerable to money laundering, are against the established financial centers countries which implement comprehensive anti-money laundering regime. वापस, economies with growing or developing financial center but inadequate controls, economy with growing or developing financial centers but inadequate control or particularly vulnerable to money laundering as against the established financial centers countries which implement comprehensive anti-money laundering regimes. इकोनॉमी की ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे अगर कोई कंट्री अच्छा भी करती है, पर बाई चांस इकोनॉमी विथ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग फाइनेंशियल सेंटर्स बट इनएडिक्वेट कंट्रोल आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग, पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसके पास इतने वल्नरेबल और अच्छे क्या बोलते हैं उसको, उपाय नहीं है कि वो उसको प्रिवेंट कर सके. एज अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सेंटर कंट्रीज विच इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम्स. तो पहली बात तो फर्क आएगा ही आएगा. पहले पॉइंट में ये बोला हुआ है
कि दूसरे पॉइंट में ये बोला कि द गैप इन अ नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम आर एक्सप्लॉइटेड बाय लॉन्डर्स। अगर कोई लूप होल है आपके सिस्टम में तो कोई जाहिर सी बात है ना कि हाँ यार, अगर तुम ठीक कर सकते हो तो ठीक करो, नहीं तो हम तो फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, नहीं उठाना चाहिए और उठाने वाले उठाते हैं। द गैप इन अ नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम आर एक्सप्लॉइटेड बाय द लॉन्डर्स who tends to move their network to countries and financial system with weak or effective circumstances. काउंटर मेजर्स, इनएफेक्टिव काउंटर मेजर्स, कि आपके पास कोई काउंटर मेजर्स ही नहीं है इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए। तो मैं तो करूँगा भाई, तुम जो करना है कर लो, अगर रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं तो मैं करूँगा। दूसरे पॉइंट में ये बोला हुआ। तीसरा पॉइंट, एज विद द डैमेज्ड इंटीग्रिटी ऑफ अ इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, there is a damaging effect on foreign indirect investment when a country commercial and financial sectors are perceived to be subject to the control and influence of organized crime. अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके सिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ती जा रही है, आपकी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ती जा रही है और आप कोई प्रिवेंशंस नहीं लेके आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है? As with the damaged integration of the individual financial institution, there is a damaging effect on foreign direct investment when a country's commercial and financial sectors are perceived to be subject to the control and influence or organized crime. ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट, in times of declarating growth and infusion of hard currency can booster a country's foreign reserve is the hardship associated with budget tightening policies. In time of declarating growth and influence of hard currency can booster the country's foreign reserve is the hardship associated with budget tightening policies. ठीक है, देखते हैं। In times of declarating growth as influence and infusion of hard currency can booster a country's foreign reserve is the hardship associated with budget tightening policies. इसे एक बार समझते हैं कि क्या बोला हुआ है कि इन टाइम्स ऑफ डिक्लेरेटिंग ग्रोथ, जब एक अच्छे फेज पे ग्रोथ चल रही है कंट्री की, एन इन्फ्यूजन ऑफ हार्ड करेंसी कैन बूस्टर अ कंट्रीज फॉरेन रिजर्व्स इज द हार्डशिप एसोसिएटेड विद बजट टेंटेटिंग पॉलिसीज। अगर कोई पॉलिसी आप प्रिवेंशन के लिए लेकर आते हो तो वहाँ पे कंट्री की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बूस्ट होएंगी, वो बढ़ेंगी और वहाँ पे ईज आएगी एसोसिएटेड विद बजट टेंटेटिंग पॉलिसीज़। अगर आप वो पॉलिसीज़ लेकर आते हो तो वहाँ पे हार्डशिप में ईज आएगी। ये प्रॉपरली इसका यही मतलब नहीं है, पर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट है, अगर चार मार्क में भी इसको पूछते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। वाइल दीज आर, ठीक है ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एक बार वापस से समझने की कोशिश करेंगे बाद में। While these are short-term benefits associated with an inflow of criminal monies, the long-term effects are mostly negative. While these are short-term benefits associated with an inflow of criminal monies, the long-term effects are mostly negative. सही बात है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये सारे जो बेनिफिट्स हैं विद एन इनफ्लो ऑफ क्रिमिनल मनीज, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अपना ये मोस्टली नेगेटिव। मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा, अगर आप उसको प्रिवेंट नहीं करते हो तो उसका असर डेवलपमेंट के ऊपर, कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। वाइल दीज आर शॉर्ट टर्म बेनिफिट एसोसिएटेड विद एन इनफ्लो, कुछ भी आप कर लो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा। अगर उसको आप अच्छे से एक सिक्योर सिस्टम नहीं बनाते हो तब तक अपन की डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो हानिकारक ही रहेगा। One difference between official borrowing and laundered fund is that the former can be controlled by government, wherever the funds owned by criminal escape. The government's ability to control and regulate the economy. क्या बोला कि one difference between किसके बीच में, official borrowing या laundered fund, is that the former can be ऑफिशियल बोरिंग और लॉन्ड्रेड फंड में क्या अंतर है कि इज दैट द फॉर्मर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट
और वेयर एज द फंड ओन्ड बाय द क्रिमिनल एस्केप द गवर्नमेंट एबिलिटी द कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। एस्केप द गवर्नमेंट यानी कि अगर कोई पैसा ऑफिशियली अर्न किया हुआ है या फिर गवर्नमेंट के नॉलेज में है तो उस पर गवर्नमेंट का वो रहेगा, एक नज़र रहेगी, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा कोई फंड इकट्ठा करता है तो वहाँ पे वो कंट्रोल और रेगुलेशन एस्केप कर जाती है गवर्नमेंट के पास से। द पॉसिबल सोशल इकोनॉमिक, दूसरा पॉइंट, द पॉसिबल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ लेफ्ट अनहेक्ड अनचेक्ड और डेल्ट विथ इनएफेक्टिवली और सीरियस। वापस, द पॉसिबल सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इट लेफ्ट अनचेक्ड और डेल्ट विथ इनएफेक्टिवली आर सीरियस। ठीक है, द पॉसिबल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इट लेफ्ट अनचेक्ड और ये अपना सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अगर अनचेक्ड रह जाता है, जो पॉसिबल था पर फिर भी अनचेक्ड रह जाता है, तो वो अपना मामला सीरियस है, वो फिर आपके डेवलपमेंट के लिए भी हानिकारक है और आपका सिस्टम भी कमज़ोर है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैन इनफिल्ट्रेट financial institution, acquire control of large sector of the economy through investment or offer bribes to public official and indeed governments. Through the process of money laundering, organized crime can infiltrate financial institution, acquire control of large sector of the economy through investment or offer bribes to public official and indeed government. अपन ने देखा कि मेरी बहुत ज़्यादा अपनी वो है, पहचान है, ठीक है, कि मैं सब इधर उधर करके अपना कुछ सेटिंग बिठा के अपन ने ऊपर तक सेटिंग कर रखी है कि पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे फ्री में तो कोई करेगा नहीं, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये सारे कार्यों में ना बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी ब्राइब्स में और पब्लिक ऑफिशियल्स भी ब्राइब्स में इंक्लूड होते हैं, इंडल्ज होते हैं। तो फिर ये भी आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। और जाहिर सी बात है यार, आपके अगर जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जो इसको प्रिवेंट कर, जिनको इनको प्रिवेंट करना चाहिए, वही आप ब्राइब ले रहे हैं, तो आपका सिस्टम तो भाई है लोचे वाला ही है। तो डेवलपमेंट भूल जाओ कि डेवलपमेंट होगी। Thus the economic and political influence of criminal organization can weaken the social fabric, ethical control, ethical standard, and ultimately the democratic institution of society. The economic and political influence of criminal organization can weaken the social fabric, ethical standards, and ultimately the democratic institution of society. ये सारे कार्यों को जब तक आप प्रिवेंट नहीं करोगे और अपना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखेंगे अपन, तो वो सोशली और एथिकली स्टैंडर्ड्स वीकन ही रहेंगे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी कमज़ोर ही रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है, एक बीच में अपन ने पॉइंट नहीं समझा था, क्या था वो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार वापस पढ़ के देख लेते हैं। कि चौथा पॉइंट है, इन टाइम ऑफ डिक्लेरेटिंग ग्रोथ, इन टाइम्स ऑफ डिक्लेरेटिंग ग्रोथ एंड इन्फ्यूजन of hard currency can boost the country's foreign reserve as ease the hardship associated with budget tightening policies. इसका ये मतलब हो सकता है कि अगर अपनी हार्ड करेंसी बढ़ जाती है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस नहीं होता है, प्रिवेंट कर लेते हैं, तो वहाँ पे कंट्री का फॉरेन रिजर्व बूस्ट रहेगा। और अपन ने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था, थर्ड पॉइंट में, कि फॉरेन, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और वहीं अगर हार्ड करेंसी रहती है, एक नॉलेज, गवर्नमेंट की नॉलेज में करेंसी होती है, फंड होता है, तो वहाँ पे फिर बूस्ट करेगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन रिजर्व्स, ईज द हार्डशिप एसोसिएटेड विद बजट टेंटनिंग पॉलिसीज। ठीक है, सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है, बाकी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं कि काफ़ी समय ले रहे हैं यार अपन ना, 3 पेज पढ़े, आधा घंटा लग गया, इसके लिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं, पर ठीक है, डिटेल में भी समझ में आ रहा है, होप सो आ रहा हो। अपन आगे बढ़ते हैं।
what influence does money laundering have on economic development? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है. What influence does money laundering having on economic development? What influence does money laundering have on economic development? Economic development के ऊपर क्या ऐसा इन्फ्लुएंशन आता है मनी लॉन्ड्रिंग के करने से, ये बोला हुआ है, ये पूछा हुआ है. क्या बोला है फिर इसके आंसर में कि लॉन्ड्रर्स आर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर न्यू रूट्स फॉर लॉन्ड्रिंग देयर फंड्स. इकोनॉमीज विथ ग्रोइंग और डेवलपिंग फाइनेंशियल सेंटर्स बट इनएडिक्वेट कंट्रोल्स are particularly vulnerable as established financial centers countries implement comprehensive anti-money laundering regime. वापस, launderers are continuously looking for new routes for laundering their funds. अब आप कितने भी क्या बोलते प्रिवेंशन ले आओ, कोई ना कोई तोड़ तो मनी लॉन्ड्रर्स निकाल ही लाएंगे. बोलते ना कि जितना भी आप टैक्स कर लो, टैक्स लेने की कोशिश कर लो, सीए तो तोड़ निकाल ही लेगा कि हाँ इसको कैसे अपन बचा सकते हैं. इकोनॉमीज विथ ग्रोइंग और डेवलपिंग फाइनेंशियल सेंटर्स बट इनएडिक्वेट कंट्रोल आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल. इकोनॉमीज विथ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग फाइनेंशियल सेंटर्स बट इनएडिक्वेट कंट्रोल आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल. ये अपन ने पीछे देखा कि इकोनॉमीज विथ ग्रोइंग और डेवलपिंग फाइनेंशियल सेंटर्स, आपकी इकोनॉमी तो अच्छे लेवल पे चल रही है बट आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है. वल्नरेबल आर एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सेंटर्स, आपने कुछ ऐसे सिस्टम को नहीं अपनाया है अभी तक, तो उससे क्या होगा, कंट्रीज इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम. जब तक आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम को और ताकतवर नहीं बना देते तब तक वो आपकी डेवलपमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर असर बनाए रखेगी. Difference between national anti-money laundering system with the exploited by the launderers. Difference between national anti-money laundering system will be exploited by launderers who tends to move their network to countries and financial system with weak or ineffective countermeasures. पीछे अपन ने पढ़ा वैसा ही है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पीछे वाला और ये आगे वाला आंसर है उसको मिला जुला के कुछ पूछ लें, तो आप दोनों पॉइंटों को ऐसे समझ के कर सकते हो. Some might argue that developing economy cannot afford to be too selective about the source of capital they attract. बराबर है कि अगर मेरी कंपनी, मेरी जो कंट्री है वो इतनी सक्षम नहीं है या सिर्फ अभी तक डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है, तो अब उसके पास कहीं से भी पैसा आ रहा है. बोलते ना कि यार मेरा बिजनेस है, अब मेरे को कहीं से भी इन्वेस्टमेंट मिले, मेरे को तो बस इन्वेस्टमेंट से मतलब है, मेरे को तो सिर्फ बिजनेस करना है. लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी अपन के लिए डेंजरस रहेगी, वो अपन आगे देखते हैं कि सम माइट आर्ग्यू दैट डेवलपिंग इकोनॉमीज कैन नॉट अफोर्ड टू बी टू सिलेक्टिव अबाउट द सोर्स ऑफ कैपिटल, कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ अपन दे रहे हैं, दैट दे कैपिटल दे अट्रैक्ट, बट पोस्टपोनिंग एक्शन इज डेंजरस. आगे आने वाला उसका जो अपन को असर देखने को मिल सकता है वो अपन के लिए हानिकारक हो सकता है. यही अपन देख रहे हैं अब तक. द मोर इट इज डिफर्ड, द मोर entrenched organized crime can become. As with the damaged integrity of an individual financial institution, there is a damping effect on foreign direct investment when a country's commercial and financial sectors are perceived to be subject to the control and influence of organized crime. As with the damaged integrity of an individual financial institution, as with the damaged integration or an individual financial institution, क्या बोला है कि as with the damaged integrity of a individual financial integration, there is a damping effect on a foreign, पीछे जैसा आंसर था कि there is a damping effect on a foreign direct investment when the country's commercial and financial sectors are perceived to subject to the control and influence the organized crime. अगर आपके क्राइम बचाने के, क्राइम को रोकने के इतने अच्छे उपाय नहीं निकाले हैं आपने, तो वहाँ पे आपको डैम्पिंग इफेक्ट यानी कि कम होता हुआ आपको नज़र आएगा. क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जाहिर सी बात है यार, क्यों आपकी कोई कंट्री आपकी कंट्री में क्यों पैसा लगाएगी. फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. ये ना आगे इम्पॉर्टेंट है,
अपन आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ आएगी आगे. फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग is therefore a part of creating a business friendly environment which is precondition for lasting economic development. Fighting money laundering and terrorist financing, इस चीज़ से अगर आप लड़ोगे तो ही अपन की कंट्री और इकोनॉमी ग्रोथ की तौर पे बढ़ेगी और डेवलपमेंट अपन को दिखाई देगी, फ्रेंडली बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा. सिंपल. आगे पढ़ते हैं. ये ना पूरा चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है. आगे भी इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भाई साहब सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, देखते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन इसमें से कुछ छोड़ सकें. बाकी ठीक है, पूछेंगे तो एक आधा 2 आंसर पूछेंगे ज़्यादा में ज़्यादा. तो अब इम्पोर्टेंट है तो अपन ने पढ़ने सारे ही हैं. पढ़ते हैं. अब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इंडियन इनिशिएट क्या लिया गया है. अभी अपन बात कर रहे थे सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाला आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो इसे सिर्फ एक बार अपन रीड ओनली में रखेंगे और इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये वाला फटाफट से रीड करते हैं, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी वानी पी कर आएंगे, उसके बाद वापस बैठेंगे. ठीक है, फटाफट. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्या गवर्नमेंट इंडियन इनिशिएटिव लिए गए हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, अब इसकी बात की हुई है. फटाफट. मनी लॉन्ड्रिंग इज money laundering is posing threat. Money laundering is posing threat to the financial system and social order and integrity of the country, and the same need to be tackled by way of a separate legislation in view of the very fact that no comprehensive legislation is on force at present which can effectively deal with the problem. आज की तारीख में इसमें बोला हुआ है पहले पॉइंट में कि आज की तारीख में अपने पास इतने अच्छे प्रिवेंशंस नहीं है कि अपन इसको प्रिवेंट कर सके, पर ये फैक्ट को अपन ने मद्देनज़र रखा हुआ है कि अपन उसको कैसे बना सकते हैं और ये कितना बड़ा थ्रेट है अपने फाइनेंशियल सिस्टम के लिए और अपन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. दूसरा पॉइंट, इन व्यू ऑफ एन अर्जेंट नीड फॉर द इंटेंचमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड कनेक्टेड एक्टिविटीज, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम. क्या बोला कि ये हम लोगों ने देख लिया कि कितनी अर्जेंसी है अपन को प्रिवेंशन लाने के लिए. तो अब इसके लिए एंड कनेक्टेड एक्टिविटीज, कन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जब्त कर लेना. सेटिंग अप ऑफ एजेंसी, किसी एजेंसी को सेट करना कि जो पर्टिकुलरली यही सारी चीज़ों को देखेगी. एंड मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटिंग मेजर्स, इसके मेजर्स को बनाना, उसको मॉडिफाई करना. कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पुराना हो गया तो इसको हटाना. फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा. द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1998 was introduced in the parliament on the 4th August 1998. शुभ शुरुआत हुई थी, पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास हुआ था 1998 में 4 अगस्त को. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1998 में पास हुआ था. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि द बिल वॉज रेफर्ड टू द, आप खुद सोचो ये कब का एक्ट था, 2002 का एक्ट था, है ना, 2002 का था. 1998 में बिल पास हुआ था. बिल पास होते होते इन लोगों ने, सालों ने कितना टाइम लगाया कि 1998 से 1999 10 मतलब 2001 2 5 साल लग गए. पूरी इन लोगों ने एक सरकार बदल दी. ठीक है जी, आगे देखते हैं कि कुछ डेट्स दी हुई है कि द बिल वॉज रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस विच प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द 4th मार्च 1999 टू लोकसभा में फिर ये लोग लेकर आए 4 मार्च को. फिर आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1999 इन द पार्लियामेंट ऑन अक्टूबर 29 1999 में. द बिल रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट and became Prevention of Money Laundering Act 2002 on 17th January 2003. भाई साहब आगे देखो क्या बोला है कि द बिल रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बिकेम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ऑन 17th जनवरी 2003. 2003 में ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया 2002 का नाम देके कि ऑन 17, इसकी जो मतलब देखो डेट मानी जाएगी ना वो ये है कि 17 जनवरी 2003 और एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ओके,
द एक्ट हैज़ कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2005। सोचो 1998 से लेके 2005 में फिर इसको अपन ने इफेक्ट दिया गया कि हाँ यहाँ से इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा ना कि प्रिवेंशंस ज़रूरी है। तो इन लोगों ने ठीक है लेट किया, और थोड़ा जल्दी कर सकते थे, कोई नहीं जी, अपना हो गया। अब तो काफ़ी हो गया, अपन 2024 में बैठे हैं आज, तो काफ़ी हद तक क्लियर है अभी, ठीक है। अब अपन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है ग्लोबल इनिशिएटिव इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अपन ने अभी देखा पीछे इंडिया में तो भाई ये सब डिले चलता ही रहता है। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं प्रिवेंशन करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को। अब इसके लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है ये वाला, और इसके बाद वाला ये है FATF। FATF इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है और एग्जाम में पूछा हुआ है काफ़ी बार। अभी भी अपन एक बार अच्छे से अपन पढ़ेंगे, टेक्निकल आंसर है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पानी वानी पी कर आओ, मैं भी पी के आता हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। इसके बाद है GPML, ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद है इगमॉन्ट ग्रुप, और उसके बाद कुछ पॉइंट है, ठीक है जी। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की क्या ग्लोबली इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स क्लेंजिंग ऑफ मनी अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज थ्रू like extortion, drug trafficking and gun running, etc. The tainted money is projected as clean money through intricate processes or placement, layering and laundering. The serious threat posed by money laundering of the financial system and sovereignty was being progressively realized by various countries of the world. The serious threat posed by money laundering to the financial system and sovereignty was being progressively realized by various countries of the world. क्या बोला हुआ है कि जो प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग का, वहाँ पे इलीगल पैसे को वो किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है टेंटेड मनी के अंदर। The serious threat posed by money laundering to the financial system and the sovereignty was being progressively realized by various countries to the world. मतलब उसको एक सीरियस ऑफेंस के तौर पे या सीरियस क्राइम के तौर पे देखा जा रहा है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको निकाले जा रहे हैं। As a consequence of the realization, the international community took the following initiatives to curb the means of money laundering. क्या क्या लिए गए, कुछ प्रिवेंटिव लिए गए रियलाइज करने के बाद, तो वो बताए हैं कि पहला है द 1998 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड psychotropic substance. Vienna Convention of 1998 provided a comprehensive legal definition of money laundering. This definition has formed the basis of subsequent legislation on money laundering laws on various countries. अब यहाँ पे अपन को डेफिनेशन तो नहीं दी है, पर ये बोला है कि इसके अंदर हम लोगों ने ऐसे ऐसे समझा डेफिनेशन को, और इसके हम लोगों ने ये सुझाव में ये चीज़ लेकर आए 1998 की द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। द बेसिल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये दूसरा है कि द बेसिल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन्यूशिएटेड in 1989 outlined basic policies and procedure that banks should follow in order to assist the law enforcement agencies in tackling the problem of money laundering. क्या बोला कि the Basel Statement of Principle enunciated in 1989 outlined basic policies and procedure that banks should follow in order to assist the law enforcement agencies in tackling the problem of money laundering. ठीक है, इम्पॉर्टेंट बोला है, ये वाला इम्पॉर्टेंट मेरे को इतना नहीं लग रहा, और इसकी जो लैंग्वेज दी हुई है ये भी कुछ अलग ही दी हुई है, मतलब सिंपल ही टर्म्स में दी हुई है कि हाँ ये चीज़ हम लोगों को लगी और ये चीज़ हम लोग ले आए। इसका क्या कारण है
और क्या डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको सिर्फ अपन बोला ना FATF के साथ इसको कंबाइन करके साथ में लिख सकते हैं। ओके, अब है तीसरा, द फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग FATF। इसको डिटेल में अपन समझेंगे नीचे। इसका देखो पूरा का पूरा नीचे से शॉर्ट नोट दिया हुआ है। यहाँ पे पहले 3 पॉइंट्स दिए ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। पहला है 1998, दूसरा अपना बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा बोला FATF। FATF को अब उन लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है। 1989 made 40 recommendations which provide the foundation for comprehensive legislation to combat the problem of money laundering. The recommendation was classified under the various heads. Some of the important heads are: declaration of laundering of money earned through serious crime should be treated as criminal offense. To work out modalities of disclosure by financial institutions regarding suspicious transaction. The workout modality of disclosure by फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर अपन को कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ कुछ लोचा रखती है, तो अपन उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सामने वाले को अपन पूछ सकते हैं और जांच पड़ताल कर सकते हैं। कन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर कुछ अपन को मिलता है तो अपन उसको जब्त करके डिस्पोज कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग मनी लॉन्ड्रिंग टू बी एक्स्ट्रा डाइटेबल ऑफेंस, यानी कि इसको सीरियस ऑफेंस के तौर पे देखा जाएगा। प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इन्वेस्टिगेशन, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनली अपन वो कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये अपन ने 3 पॉइंट देख लिए इसके। अब देखेंगे डिटेल में कि FATF किसको बोला गया है। टेढ़ा है क्या? क्लियर? द FATF क्या है कि द फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स, कि फाइनेंशियली क्या एक्शन लिए गए हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। द FATF वॉज एस्टेब्लिश इन जुलाई 1989 by a group of 7 summit in Paris, initially to examine and develop measures to combat money laundering। 1989 का अपना इंट्रोड्यूस किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है बाय ग्रुप ऑफ 7। अपन ने करंट अफेयर में EET में पढ़ा हुआ है कि ग्रुप ऑफ 7 क्या था और किस राज्यों को संगठित करके संगठन के साथ बनाया गया है। ओके, तो सिंपल है, 7 समिट ने बनाया था, इन पेरिस बनाया था। पेरिस का अपन को उल्लेख किया गया है, तो अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज़ कर सकते हो आपकी समझ में आए सामने वाले को कि हाँ यार इसको पता है, पढ़ा हुआ है। इनिशियली टू एग्जामाइन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। द FATF इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ये मैंने कहा था ना कि आगे आएगा। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को ये इतनी अच्छी तरीके से वॉच करता है। वॉच डॉग शब्द यूज़ किया गया है कि हाँ जैसे कैसे डॉगी होता है तो वो एक अगर कहीं क्या बोलते हैं निगरानी रखनी होती है, वो एकदम अच्छे से शिद्दत के साथ करता है, तो वो काम इसका है कि द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट एम टू प्रिवेंट दीज इलीगल एक्टिविटीज एंड द हार्म दे कॉज टू सोसाइटी। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये एकदम कड़ी निगाह रखता है, नज़र रखता है, टू प्रिवेंट द लीगल एक्टिविटीज एंड द हार्म दे कॉज टू द सोसाइटी। In October 2001, the FATF expanded in its mandate to incorporate efforts to combat terrorist financing in addition to money laundering in April 2012. It added efforts to counter the financing of proliferation of weapons of mass destruction. क्या बोला कि in October 2001, the FATF expanded its mandate to incorporation effect to combat terrorist financing in addition. हाँ ठीक है, 2001 में इसको और एक्सपांड किया गया to combat terrorist financing in addition to money laundering। in addition और क्या हुआ, अप्रैल 2012 में it added efforts to counter the financing of proliferation of weapon of mass destruction। यानी कि जो आपने देखा होगा अपन ने मूवीज़ वगैरह में जो ना इलीगल तरीके से वेपन्स को वो करते हैं, स्मगल करते हैं, ठीक है, तो उसको भी प्रिवेंट करने का मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा भी ऐसे सारे होते हैं। अभी कोई अगर तो वेपन ले रहा है तो भाई तो कच्चे के पैसे से ही लेगा,
पक्का पैसा यूज़ कर लिया तो पहले ही पकड़ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने इसका पैसे का क्या किया। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FATF क्या दिए हुए हैं, अब अपन को ना ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। सिंपल है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था कि टिपिकल होगा, पर ठीक है, इजी है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द FATF आर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integration of the international financial system. Starting with its own members, the FATF monitors countries' progress in implementing, पहला देखना इसके ऊपर अपना A लिख दो, भले लिखना हो तो, कि starting with its own members, the FATF monitors countries' progress in implementing the FATF recommendation. दूसरा, review money laundering and terrorist financing techniques and counter measures. तीसरा, टू प्रमोट द एडिक्वेट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FATF रिकमेंडेशन ग्लोबली, PRP। पहला क्या था, प्रोग्रेस, दूसरा रिव्यू, और चौथा तीसरा प्रमोट। पहले में अपन ने क्या किया कि तू प्रोग्रेस अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अपन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो कुछ काम का भी है या नहीं है। बाद में किया अपन ने रिव्यू के काम का है या नहीं है। तीसरा, काम का है तो फिर उसको और प्रमोट करो ना, कि हाँ ताकि लोगों को और अवेयरनेस फैले, नॉलेज बढ़े, तो अपन इसको प्रमोट करेंगे। प्रोग्रेस, रिव्यू, प्रमोट। प्रोग्रेस क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग द FATF रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन दी है उसकी अपन ने इम्प्लीमेंटेशन करी है और कहाँ तक वो हद तक गई है, उससे क्या फ़ायदा हुआ है। फिर उसके बाद अपन ने करी रिव्यू, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग टेक्निक्स, उसके जो अपन ने प्रिवेंट करने के लिए टेक्निक्स और काउंटर मेजर्स निकाले हैं वो उसको रिव्यू करते रहना। प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FATF रिकमेंडेशन ग्लोबली सब लोग उसको अडॉप्ट करें और उसको समझें, तो उसको प्रमोट करना। द FATF डिसीजन मेकिंग बॉडी मीट्स 3 times पर ईयर, ये लोग 3 बार मिलते हैं। FATF डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है, जो डिसीजन लेते हैं वो लोग, विद मोर देन 200 कंट्रीज, यानी कि ये लोग अकेले नहीं हैं, ये लोगों के 200 राज्यों का, 200 कंट्रीज का संगठन मिलके अपना ग्रुप बनाया हुआ है। मतलब आप सोचो कि मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, इतने सारे लोगों, इतने सारे कंट्रीज की ये प्रॉब्लम है। तो 200 कंपनीज विद मोर देन 200 कंट्रीज and jurisdiction committed to implementing them. The FATF has developed the FATF recommendation or FATF standards which ensure to coordinate global response to prevent organized crime, corruption and terrorism. समझे? They help authorities go after the money of criminal dealing in illegal drugs, human trafficking and other crimes. The FATF also works to stop funding for weapon of mass destruction. They help authorities go after the money of criminal dealing and illegal drugs. They help, ये क्या करती है कि हेल्प, अथॉरिटी को हेल्प करती है कि टू गो आफ्टर मनी ऑफ क्रिमिनल डीलिंग, कि जो तू पैसा कमा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इलीगल ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर क्राइम्स। द FATF ऑल्सो वर्क्स टू स्टॉप फंडिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कैसे उसको बचा सकते हैं, FATF ये काम करता है। द FATF रिव्यूज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग टेक्निक्स एंड continuously strengthen its standards to address new risks, such as the regulation of virtual assets, which have spread cryptocurrencies gain popularity. अब नए तोड़ अपन ने पीछे देखा था कि नए ये लोग ना तोड़ निकालते रहते हैं, तो ये लोग भी ना रिव्यू करते रहते हैं कि ये लोग भी नए तोड़ों का नया प्रिवेंशन ला सकें, कि हर तरीके से बांध दें कि यहाँ से भी आपको वही करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करके डिफ़िकल्टीज आएंगी, वहाँ पे बाधाएं बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, वर्चुअल असेट का यहाँ पे नाम लिया गया कि अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी बहुत हद तक हो गई, तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि काफ़ी काला धन क्रिप्टो करेंसी में या उसके संबंधित चीज़ों में लगा दिया जाता है। बराबर। लास्ट पॉइंट है कि द FATF मॉनिटर्स कंट्री टू इंश्योर दैट they implement the FATF standards fully and effectively and hold country to account that do not comply. Hold countries to account that do not comply. Countries को क्या बोलते हैं ना, वो करती है, इंश्योर करती है कि जो कंट्रीज इन लोगों के साथ हैं वो इम्प्लीमेंट फुल्ली कर रही हैं, इफेक्टिवली कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और अगर कोई कंपनी नहीं कर रही है तो उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी या होल्ड कर दिया जाएगा, उसको
FATF से निकाल देंगे, जो भी कुछ रहे। ये पॉइंट बोले हुए अपन ने क्लियर कर लिए, काफ़ी हद तक अच्छे पॉइंट है ऊपर का, और इसको मिला के आप थोड़ा सा मिला जुला के लिखोगे ना, तो आपका 5 मार्क का तो बेहतरीन आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर सबसे पहला पॉइंट देखा अपन ने कि 7 राज्यों 7 सबमिट मिलके किया था, पेरिस में किया था, 1989 में किया था। दूसरा, ग्लोबल क्या करती है, तो FATF से ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। तीसरे में बोला कि अपनी इस ये 2001 अक्टूबर को किया, 2012 में ये लोग एडिशनली किया। फिर बोला कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स में अपन ने देखे, चौथा पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव्स वाला, है ना। हाँ, चौथा पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव्स हैं टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। पांचवा पॉइंट देखा अपन ने, वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ही देखे, पर पांचवा पॉइंट में उसमें है कि प्रोग्रेस रिव्यू और प्रमोट PRP अपन ने देखा। छठा पॉइंट है कि FATF के मीट 1 साल में 3 बार मिलते हैं, 200 कंट्री मिलके करती हैं। FATF रिकमेंडेशन, FATF स्टैंडर्ड्स इन लोगों ने सेट किए हैं, डेवलप किए हैं। फिर 7वें पॉइंट में अपन ने देखा कि ये लोग क्या क्या, दे हेल्प अथॉरिटीज़ गो आफ्टर द मनी ऑफ, किस चीज़ से ये लोगों को प्रिवेंट करना है, वो सब कुछ इन लोगों ने बताया गया है। अदर क्राइम्स, FATF ऑल्सो वर्क स्टॉप फंडिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। फिर बाद में पॉइंट में बात करिए, 8वें पॉइंट में, शायद 8वां ही पॉइंट है, तीसरा 4 5 6 7 8वां पॉइंट है कि द FATF रिव्यू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये भी रिव्यू करती है, रिव्यू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग टेक्निक जो उन लोगों ने बनाई है उसी को रिव्यू करता है। जो अपन ने ऊपर पढ़ा, एक वापस से वही पॉइंट बोला, स्ट्रेंथ कर सकती है स्टैंडर्ड को, और उसको थोड़ा डिटेल में बोला। वर्चुअल असेट का अपन ने यहाँ पे नाम लिया था, क्रिप्टो करेंसी का नाम लिया था, तो वो सब स्पेसिफाई आप मेनली आप करते हो ना किसी भी आंसर में, तो वो आंसर एक क्या बोलते हैं, आंसर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक, द FATF मॉनिटर कंट्रीज टू इंश्योर दैट दे इम्प्लीमेंट द FATF स्टैंडर्ड्स फुल्ली एंड इफेक्टिवली एंड होल्ड्स कंट्रीज टू अकाउंट दैट दे डू नॉट कंप्लाई। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे चलेगा, आपके अच्छे खासे 8 पॉइंट बन गए, अपन का अच्छा खासा आंसर बन गया। ऊपर वाले में से भी अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी कि हाँ क्या क्या करते हैं, तो वो मिला जुला के लिख देना, बन गया आंसर 5 मार्क का। 1 मिनट रुकना, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बात करी हुई है अपन ने GPML OIML अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, और यहाँ बात कर रहे हैं अपन GPML बोले तो ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, वहाँ पे भी अपन ने OIML में याद रखा था, ML यानी कि मोहित लालवानी। ठीक है, यहाँ पे भी अपन यहाँ पे याद रख सकते हैं GPML ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। ओके जी, क्या बात करिए, ये भी इम्पोर्टेंट आंसर है। फटाफट देखते हैं, 2 मार्क 3 मार्क में ना इसकी एक थोड़ी बहुत ऊपर से समरी पूछ सकते हैं कि हाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद वाला भी आंसर वैसा ही है, 2 मार्क 3 मार्क वाला। फटाफट देखते हैं, ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। द ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग GPML was established in 1997 in response to the mandate given by the 1998 Convention against illicit traffic and narcotic drugs and psychotropic substance। ये अपन ने पीछे देखा था क्या? हाँ, 1998 यूनाइटेड नेशंस वाले में अपन ने बात करी थी इसकी। ठीक है, तो उसी के बाद इसको लाया गया GPML को 1997 में कि the broad objective of GPML as an unit within the United Nations Office on Drugs and Crime UNODC is to strengthen the ability of UN member states to implement measures in anti-money laundering and countering the financing of terrorism। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AML और CFT क्या चीज़ है, इसके ऊपर ना आगे जाके अपन डिटेल में आगे ही आएगा, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि AML और CFT क्या है। AML है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT यानी काउंटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, कैसे टेररिज्म को आप काउंटर कर सकते हो, टेररिज्म को जो फाइनेंस पहुंचाया जा रहा है उसको कैसे काउंटर कर सकते हो, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप क्या लागू करते हो, उसके मेजर्स के ऊपर ये मेनली ध्यान देता है। एंड टू असिस्ट देम इन डिटेक्टिंग, सीजिंग ऑन कॉन्फिस्केटिंग इलिसिट प्रोसीड्स, यानी कि आप के पास इतना हक है कि आप सर्च कर सकते हो, सीज कर सकते हो और उसको वापस से सॉलिसिट कर सकते हो।
ये अपन ने हर जगह पे पढ़ा है, सॉलिसिट नहीं, कन्फेसिकेट। कन्फेसिकेट बोले तो जब्त करके डिस्पोज कर सकते हो, मतलब खजाने में डाल दो अपने पैसे। पपी अपन ने कहीं से काला धन लिया तो उसका सरकार क्या करती है, अपने खजाने में डाल देती है कि हाँ अपने अपने डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। अब वो डेवलपमेंट किसका हो रहा है पता नहीं, पर डेवलपमेंट तो हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। GPML fulfill its mandate principally through technical cooperation and assistance। mandate यानी कि prospectus। GPML fulfill its mandate, mandate यानी कि prospectus अपन पढ़ते ना वो कि GPML समझो अभी ना कोई पार्टी है, इलेक्शन लड़ रही है, तो वो एक सबसे पहले अपना कुछ मैंडेट जारी करती है जिसमें वो बताती है कि हाँ हम इन मामलों पे ध्यान देंगे और हमारी अगर सरकार आती है तो हम ये चीज़ें ठीक करेंगे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन पार्टी है तो तुम्हारा यही काम है ना, अगर तुम सरकार बनाना चाह रहे हो तो तुम जब सरकार में आओगे उसके बाद ही काम करोगे, ये नहीं कर सकते कि हाँ पहले ही काम कर लो। कोई नहीं, भावनाओं में नहीं बहते, वापस इस पे आते हैं। GPML fulfill its mandate principally through technical cooperation and assistance। It focuses on assisting legal, financial, law enforcement and judicial authority as well as the private sector to develop the necessary AML अपना CFT infrastructure। AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT यानी कि अपना काउंटरिंग फाइनेंशिंग ऑफ टेररिज्म। ओके ओके ओके, थोड़ा ज़्यादा ही नहीं कर रहा मैं, कोई नहीं। Over the years, GPML has developed and maintained strategic relationships and conduct many joint activities with partner international organizations working in the field। Over the years, GPML has developed and maintained strategic relationships and conduct many joint activities with partner international organizations working in the field। क्या बोला कि ओवर द ईयर GPML डेवलप एंड मेंटेन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एंड कंडक्ट मैनी जॉइंट एक्टिविटीज़। बहुत सारी इन लोगों ने एक्टिविटीज़ करी है और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाए हैं विद पार्टनर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद इन दिस फील्ड। यानी कि और भी अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ इसके रिलेटेड काम कर रही हैं तो उसके साथ हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाई है और जॉइंट एक्टिविटीज़ साथ में कंडक्ट करने की कोशिश करी है। In response to countries or group of countries requesting more specialized and in-depth assistance, GPML continues to deploy professional expertise in the form of mentors in the field to train people and build institutions delivering direct technical assistance in states and region to improve AML, CFT और capacity। वापस पढ़े ये वाले पॉइंट को। In response to countries or group of countries रिक्वेस्टिंग मोर स्पेशलाइज्ड एंड इन डेप्थ असिस्टेंस, अगर उन लोगों को मोर स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए या वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं इन डेप्थ असिस्टेंस की, GPML कंटिन्यूज टू डिप्लॉय प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़। डिप्लॉय यानी कि वो और अच्छी और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ लाने की कोशिश करेगी इन द फॉर्म ऑफ मेंटर्स इन द फील्ड टू ट्रेन पीपल एंड बिल्ड इंस्टीट्यूशन delivering direct technical assistance in states and regions to improve AML CFT capacity। ओके जी, इम्पॉर्टेंट है और सिंपल है, अच्छे से आप लिख सकते हो। पहला तो ये था कि अपन का कब एस्टैब्लिश हुआ और किसके द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था। दूसरे में अपन ने ऑब्जेक्टिव्स बताए कि टू मेजर AML और CFT वाला पॉइंट। तीसरे में था कि क्या मैंडेट ये लोग इशू करते हैं, फुलफिल इट्स मैंडेट प्रिंसिपली। GPML fulfill its mandate principally through technical cooperation and assistance, या उन लोगों को लीगल, फाइनेंशियल, लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा भी कुछ चाहिए, अथॉरिटी से कुछ क्या बोलते हैं फुलफिलमेंट करवा सकते हैं तो वो लोग करवाएंगे बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से, वर्किंग इन दिस फील्ड। चौथे पॉइंट में अपन ने देखा ओवर द ईयर GPML हैज डेवलप्ड एंड मेंटेन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स। दूसरी भी ऐसी जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन लोगों के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। पांचवा पॉइंट देखा, इन रिस्पॉन्स टू कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज रिक्वेस्टिंग मोर स्पेशलाइज्ड एंड इन डेप्थ असिस्टेंस, GPML constitutes to deploy professional expertise। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखो नहीं लिखो बराबर ही है। 4 पॉइंट 2 मार्क में अपन 2-3 मार्क में अगर आता है तो फिर एक अच्छा शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं। इतना कुछ इन डेप्थ में अपन को नहीं लिखना है, इतना भी थोड़ा बहुत लिखोगे ना 4 पॉइंट करीब हो जाएगा। बाकी ये समझने के लिए ऐसे समझा देता हूँ कि इन रिस्पॉन्स टू कंट्रीज ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ कंट्रीज रिक्वेस्टिंग मोर स्पेशलाइज्ड एंड इन डेप्थ असिस्टेंस,
GPML कंटिन्यूज टू डिप्लॉय प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी तो समझा। डिप्लॉय प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की और एक्सपर्टीज़ को वो लोग डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोफेशनली एज अ मेंटर, कि लोगों को ट्रेन करा जा सकते, इंस्टीट्यूट को बिल्ड करा जा सके, और डिलीवरिंग डायरेक्ट टेक्निकल असिस्टेंस टू इन स्टेट्स एंड रीजन टू इम्प्रूव, कि अपन को इम्प्रूवमेंट चाहिए कहाँ पे, स्टेट्स में और कोई भी ऐसे रीजन में। किसके रिलेटेड? AML और CFT के रिलेटेड। AML अपन ने देखा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा अपन ने देखा CFT, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ओके, थोड़ा सा ही बचा है। अब है इग्मॉन्ट ग्रुप। इग्मॉन्ट ग्रुप भी इम्पॉर्टेंट है। इग्मॉन्ट ग्रुप के पहले बोला कि ना FIU पढ़ो, FIU आगे आएगा। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है FIU का। तो इग्मॉन्ट ग्रुप देखने से पहले एक बार FIU पढ़ते हैं, ठीक है। इग्मॉन्ट ग्रुप के पढ़ने से पहले अपन एक बार FIU देख रहे हैं। FIU है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। FIU का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट। इंडिया के उसमें है, तो इसीलिए हर देश का ना अलग FIU होता है, ठीक है, जो इस सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है। तो अपन का इंडिया के लिए है FIU IND, ठीक है। FIU बोले तो फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट, IND यानी कि इंडिया। सिंपल, फटाफट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट आंसर है ये भी, इम्पॉर्टेंट। देखो अभी ना सारे के सारे इम्पॉर्टेंट ये अभी बीच में आएंगे, कुछ सारे आएंगे जो ना लगातार रीड ओनली वाले आंसर रहेंगे। एक बार वो भी फटाफट खत्म कर देंगे। आधे घंटे में अपन सारा पैकअप करते हैं, ठीक है। अभी कितने की बन गई? 25 मिनट की बन गई। 25-30 मिनट का और है, और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और हाँ, इससे पहले भी एक पार्ट बनाया था, वो भी शायद लगभग 50 का। तो अपन का मोटा मोटी 1-1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में अपना अच्छा खासा टॉपिक अपन ने कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया was set up by Government of India on 18th November 2004। 18 नवंबर 2004, 18 नवंबर मेरी मामी का बर्थडे है, तो यह याद रखने के लिए बड़ा अच्छा है। 2004 में मोहित पैदा हुआ था, तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसे देख लो कि कैसे याद रख सकते हो। FIU India was set by the Government of India on 18th November 2004 as the central national agency responsible for receiving, processing, analyzing and dismantling information relating to suspect financial transaction. FIU IND is also responsible for coordinating and strengthening efforts of national and international intelligence, investigation and enforcement agencies in pursuing the global effort अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशिंग ऑफ टेररिज्म। सिंपल इंग्लिश है, समझ में आ गई होगी। FIU IND इन एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। 3 पॉइंट अपन एक बार वापस देखते हैं। क्या बोला है कि सबसे पहले तो 18 नवंबर 2004 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी गई थी, सेट करी गई थी। और क्या मेन इसके रिस्पॉन्सिबल है? तो सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमेंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिलेटेड आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है, तो वहाँ पे आप रिसीव कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करवा सकते हो, एनालाइज करवा सकते हो, डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट यानी कि आप जांच पड़ताल कर सकते हो अच्छे से और सामने वाले से मांग सकते हो पूरे अधिकार के साथ। FIU IND is also responsible for coordinating and strengthening
coordinating and strengthening efforts to national and international intelligence investigation and enforcement agency in pursuing the global effort against global, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर सकते हो एफर्ट, अपना स्ट्रेंथन कर सकते हो एफर्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए एजेंसीज जो इसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंट करने के लिए मदद करती हैं. FIUIND is an independent body reporting directly to the Economic Intelligence Council headed by the Finance Minister. Finance Minister कौन है अपनी? निर्मला सीतारमन जी. ओके, तो उनके अंडर में ये आता है. उनके अंडर में क्या आता है, मतलब वो वहाँ की हेड है, ठीक है. फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके अंडर नहीं. फाइनेंस मिनिस्टर के हेड, EIC के हेड, जो हेड है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके डायरेक्टली रिपोर्टिंग उनको करता है ये FIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, EIC, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल. इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल जो ये टॉपिक है ना, इसके रिलेटेड भी आगे जाके अपन को शॉर्ट नोट आएगी, और ये काफ़ी अच्छा क्या बोलते हैं टॉपिक है एक समझने पर्पज़ के लिए. और एक अपन जैसे कॉरपोरेट में जाएंगे ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल कि ये क्या करती है, ठीक है. ओके, तो अभी अपन देख रहे हैं तो फंक्शंस ऑफ FIUIND. तो इसके फंक्शंस 6 हैं. ऊपर अपन ने 3 पॉइंट देखे, इसमें 6 फंक्शंस हो गए. तो एक अच्छा खासा इसका भी अपन ने 3-4 मार्क का आंसर बना लिया. क्या है फंक्शंस में? सबसे पहला फंक्शन टू कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है किसी के पास से भी. लाइन वाइज देखते जाते हैं सबका. कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्ट एज द सेंट्रल रिसेप्शन पॉइंट फॉर रिसीविंग कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट्स एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस रिपोर्टिंग एंटिटीज. ये लोग कलेक्ट कर सकते हैं. एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अनकवर पैटर्न ऑफ ट्रांजेक्शन, सजेशन, सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम. तीसरा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी share information with national intelligence, law enforcement agencies, national regulatory authority and foreign financial intelligence unit. ठीक है. act as central repositories, establish and maintain national database on the basis of report received from reporting entities. ये लोग अपने पास एक जमा करके रख सकते हैं एज अ डेटाबेस, एज अ नेशनल डेटाबेस कि हाँ ये हमारे हक में आती है चीज़ और इसको हम अपने अंडर में रख सकते हैं. ठीक है. चौथा पॉइंट अपन ने देखा ये वाला. पांचवा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेंथिंग कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थ्रू एन इफेक्टिव नेशनल रिलीजन. वापस कोऑर्डिनेशन, coordinate and strengthen collection and sharing of financial intelligence through an effective national, regional and global network to combat money laundering and related crimes. ठीक है. अब है रिसर्च एंड एनालिसिस. कोऑर्डिनेशन मतलब कि आप ना ग्लोबली किसी भी एंटिटी के साथ या किसी भी ग्लोबल नेटवर्क के साथ या कोई भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो. और अगर कुछ आपको उनसे भी वो लेने हैं, क्या बोलते हैं उसको, सलाह मशवरा करना है तो आप कर सकते हो. रिसर्च एंड एनालिसिस. मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक कीज एरिया ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेंड्स, टाइपोलॉजीज एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड एनालिसिस, मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक की एरियाज ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेंड, टाइपोलॉजीज एंड डेवलपमेंट. बराबर. रिसर्च एंड एनालिसिस, मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक की एरिया ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेंड्स. कर सकते हो आप. कोई भी अगर की एरिया है या अपने को किसी चीज़ की मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे आप कर सकते हो. चलो इसके बाद अभी एक बार वापस से आ जाते हैं अपन पिछू. इग्मॉन्ट 3-4 पेज बचे हैं, फटाफट ख़त्म कर देंगे. गला बड़ा सूख जाता है यार. इग्मॉन्ट ग्रुप क्या बोलता है कि द इग्मॉन्ट ग्रुप सर्व्स एज एन इंटेलिजेंस नेटवर्क फॉस्टरिंग इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड इंटरएक्शन अमंग FIUs. इसीलिए अपन ने पहले FIU देखा.
क्योंकि क्योंकि इगमॉन्ट ग्रुप इंटरनेशनल नेटवर्क फॉस्टरिंग इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग, ये इससे रिलेटेड है और इसके साथ ही ये सारे कार्य करता है. Egmont Group is named after the venue in Brussels, where the first such meeting of FIU was held in June of 1995. अपन ने ये देखा था कि ये FIU इंडिया थी वो हुई थी 18 नवंबर 2004 को, और ये अपन ने देखा कि इसने जो फर्स्ट सच मीटिंग हुई FIU के साथ वो हुई थी जून 1995 में. यानी कि FIU बोले तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे है. ठीक है, तो इसका गोल क्या है वो देखते हैं. द गोल ऑफ द इगमॉन्ट ग्रुप इज टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर FIU अराउंड द वर्ल्ड टू इम्प्रूव सपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट इन द फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम. एक तरीके से ये एक ग्रुप रहेगा जो ना कहते हैं ना मॉरल सपोर्ट देने वाला, या फोरम फॉर FIU अराउंड द वर्ल्ड टू इम्प्रूव सपोर्ट, इम्प्रूव कि कोई भी काम को आप कैसे और बेहतर बना सकते हो और गवर्नमेंट से संबंधित कैसे उसको और अच्छा कर सकते हो, फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और कैसे उसको अच्छे तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना. और सबका देखो मेन काम यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है और क्या उसके रिलेटेड प्रिवेंशन अपन ला सकते हैं ताकि उसको और अच्छे से अपन कर सकें. ठीक है, अभी अपन ने पीछे देखे थे GPML और इगमॉन्ट ग्रुप. ये एक अच्छे इम्पॉर्टेंट नहीं पर एक स्टार मार्क आंसर बन सकते हैं कि 2-3 मार्क में इसको पूछा जा सकता है. अब है कि द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, APG. APG से मेरे को APJ अब्दुल कलाम जी याद आए, पर अभी फ़िलहाल के लिए अपन के यहाँ पे हैं द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. एशिया पैसिफिक यानी कि जो एशिया और पैसिफिक रीजन से जो एक ग्रुप बनता है ना मिलके, उनके बारे में बात करी गई है कि वो लोग क्या प्रिवेंशन लेकर आ रहे हैं. देखते हैं क्या बोला है कि द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग APG वॉज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस रीजनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी इन February 1997. अरे बाप रे. The Asia Pacific Group on Money Laundering APG was officially established as an autonomous regional anti-money laundering body in February 1997. यानी कि जब ये एक्ट को आपने लाने की कोशिश करी थी ना इंडिया में, तब की बात करी. इंडिया में ही था वो, हाँ इंडिया में था ना. अपन ने देखा ना 1997 से वो 2005 में हुआ था और 2004 का अपन ने इसको नाम 2002 का नाम दिया और वो सब ठीक है, बराबर याद आ गया होगा. February 1997 at the fourth and last Asia Pacific Money Laundering Symposium in Bangkok, Thailand. क्या बोला इसके अंदर, एक बार वापस देखते हैं कि द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग APG was officially established as an autonomous regional anti-money laundering body in February 1997 at the 4th Asia Pacific Money Laundering Symposium in Bangkok, Thailand. ये पॉइंट एक बार ना सर्च करते हैं. हाँ, तो इसके पहले पॉइंट में ये बोला हुआ है कि द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग APG वॉज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस रीजनल, यानी कि स्वतंत्रता तरीके से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी को लाया गया था फरवरी 1997 में एट द 4th एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग सिम्पोजियम इन बैंकॉक, थाईलैंड. यानी कि पूरे क्या बोलते हैं उसको, विचार विमर्श करके और एक समझ के बैंकॉक और थाईलैंड में इसको लाया गया था. सबसे पहले वहाँ पाया गया था ये, उसके बाद फिर एक तरीके से ये अच्छा बना. ठीक है. द पर्पज़ ऑफ APG इज़ टू फैसिलिटेट द एडॉप्शन
implementation and enforcement of the internationally accepted anti-money laundering and anti-terrorist financing standards set out in the recommendation of the financial action task force FATF. वापस से पढ़ेंगे. The purpose of the APG is to facilitate the adoption, implementation and enforcement of internationally accepted anti-money laundering and anti-terrorist financing standards set out in the recommendations of the FATF. ठीक है, जो FATF बोलेगा उसको कैसे आप अच्छे से पालन कर सकते हो उसका और कैसे क्या कर सकते हो वो इसमें ध्यान रखा जाएगा. अब है कि the APG role includes assisting jurisdiction in the region to enact law dealing with the proceeds of crime, mutual legal assistance, confiscation, forfeiture and extradition. The APG role includes assisting jurisdiction को assist करने का भी इनका रोल है. In the region of enact law dealing with the proceeds of crime, mutual legal assistance, confiscation और जो भी ये सारे कार्यों को संभालता है, confiscate करता है, forfeit करता है या extradition करता है या जो भी इस चीज़ के रिलेटेड है ना उसको असिस्ट कर सकता है और समझा सकता है कि कैसे आपको काम करना है. It also includes the provision of guidance in setting up system for reporting and investigating suspicious transaction. कैसे आप गाइडेंस भी इसका काम है कि गाइडेंस भी ये प्रोवाइड कर सकता है कि क्या करने के लिए इन सेटिंग अप सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन. कैसे आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कैसे आप उसकी जांच पड़ताल कर सकते हो एंड हेल्पिंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स. ओके, द APG इज अ वॉलंटरी एंड कोऑपरेटिव इंटरनेशनल बॉडी established by agreement. The APG is a voluntary and cooperative international body established by the agreement among its members and is autonomous. Autonomous का मतलब होता है स्वतंत्रित. The APG is a voluntary and cooperative international body established by agreement among its members and it's autonomous. It does not derive from an international treaty nor is it part for any international organization. ये किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, स्वतंत्रित है और क्या बोलते वॉलंटरीली और कॉर्पोरेट बेस पे काम करता है.